गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बायोलॉजी में ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में कैंसर पढ़ेंगे और आज हमारा डे 15 है। कैंसर जो अपना कल के लेक्चर में, कल के वीडियो में आधा हुआ था, जिसमें हमने क्या पढ़े थे, डेफिनेशन ऑफ कैंसर, उसमें और पढ़े थे टाइप ऑफ ट्यूमर, टाइप ऑफ कैंसर हमने ये पढ़े थे, और डिसीज कैंसर कॉजिंग एजेंट मतलब कार्सिनोजन, वो हमने कल पढ़े थे। आज हम उसे कंटिन्यू करेंगे और आज कैंसर पूरा कंप्लीट लेंगे। तो हमने बच्चों कल क्या पढ़ा था? कल हमने पढ़ा था डेफिनेशन ऑफ कैंसर। तो क्या डेफिनेशन थी कैंसर की? अनकंट्रोल एबनॉर्मल एक्सेसिव डिवीजन ऑफ सेल और एक्सेसिव माइटोटिक डिवीजन ऑफ सेल इज नोन एज द कैंसर। ठीक है, ये हमने कल पढ़ा था। क्या डेफिनेशन पढ़े थे? अनकंट्रोल एबनॉर्मल एक्सेसिव माइटोटिक डिवीजन ऑफ सेल इज कॉल्ड एज कैंसर। फिर मैंने ये भी पढ़ा था कि द मासेस ऑफ सेल और ग्रुप ऑफ सेल इज नोन एज द ट्यूमर, और ये ट्यूमर बॉडी में कहीं भी हो सकता है, जिसके हमने दो टाइप देखे थे। वन इज द बिनाइन और सेकंड इज द मैलिग्नेंट। दो भाई बताया था मैंने, बड़ा भाई बिनाइन था और दूसरा भाई था मैलिग्नेंट। हमने ये दो टाइप ऑफ ट्यूमर देखे थे। बिनाइन वो स्प्रेड नहीं होता, एक ही जगह रहता है, और मैलिग्नेंट बॉडी के हर पार्ट में जाके स्प्रेड होता है और वहाँ पे नया ट्यूमर बनाता है। और इसी प्रोसेस को, इसी स्ट्रैटेजी को, इसी प्रॉपर्टी को मेटास्टैसिस कहते हैं। ये भी हमने कल पढ़ा था। उसके बाद हमने देखे थे टाइप ऑफ कैंसर, जिसमें हमने देखे थे नंबर 1 कार्सिनोजन विच इज फाउंड इन द एपिथेलियल टिश्यू। सेकंड हमने देखा था सार्कोमा विच इज फाउंड इन द कनेक्टिव टिश्यू एंड मस्कुलर टिश्यू, मतलब बोन जॉइंट्स में, बोन में, मसल्स में, इस जगह होने वाले कैंसर को सार्कोमा बोलते हैं। उसके बाद हमने देखा था ल्यूकेमिया, ब्लड कैंसर, मतलब WBC का एक्सेसिवली ग्रोथ होना, उसे हमने क्या कहा था? ब्लड कैंसर, ल्यूकेमिया। फिर हमने देखा था लिम्फोमास, लिम्फ नोड, लिम्फ टिश्यू में होने वाला कैंसर, और उसके बाद हमने देखे थे एडिनोमास मीन्स एंडोक्राइन सिस्टम को होने वाला कैंसर। ये हमने टाइप ऑफ कैंसर कल देखे थे। उसके बाद आज हम देख रहे हैं बच्चों और कैंसर कॉजिंग एजेंट, जिसे हमने नाम दिया था कार्सिनोजन, जिसमें हमने देखा था रेडिएशन एक है, मतलब अल्ट्रावायलेट रेज, एक्सरे रेज, गामा रेज, इस रेज से कैंसर होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती है। दूसरा हमने देखे थे केमिकल्स, जिसमें टोबैको आता है, जिसमें निकोटिनामाइड होता है, निकोटिन होता है। उसके बाद हमने देखे थे पेस्टिसाइड, उसके बाद देखे थे हमने कुछ केमिकल्स, रासायनिक पदार्थ, और उसके बाद देखे थे फिजिकल, और उसके बाद देखे थे बायोलॉजिकल में वायरस। आज हम देख रहे हैं कैंसर में, आज हम देख रहे हैं कैंसर में टेस्ट टू डिटेक्ट कैंसर, टेस्ट टू डिटेक्ट कैंसर। तो आज हम पढ़ रहे हैं टेस्ट जो कैंसर डिटेक्ट करने में हमें हेल्प करती है। तो उसमें सबसे नंबर 1 पे टेस्ट हम देंगे ब्लड टेस्ट। नंबर 1 पे हम देंगे ब्लड टेस्ट। अब आपको पता है हर छोटी बड़ी चीज़ के लिए ब्लड टेस्ट किया जाता है, और आजकल तो डॉक्टर कुछ भी हो ब्लड टेस्ट कीजिए, कहीं भी हो ब्लड टेस्ट कीजिए, और उनके पर्टिकुलर क्या रहते हैं, लैब रहते हैं, जहाँ पे वो लिख के देते हैं कि इसी लैब में जाइए और टेस्ट कीजिए। फिर हम पूछते हैं सर इसी लैब में क्यों, हमारे पहचान का है, गांव में, पड़ोस में, हम वहाँ करते ना। नहीं, उसका रिजल्ट पता नहीं, यहाँ का रिजल्ट अच्छा आता है, मुझे पता है, आप यहीं पे दिखाइए। और हमें उसी लैब में जाके अपना ब्लड टेस्ट करना होता है। तो ये ब्लड टेस्ट किस लिए होते हैं? एनी एबनॉर्मेलिटी फाउंड इन द ब्लड, any abnormality found in the blood cell, any abnormality found in the our liquid content concentration of blood that identify easily in the taste of the blood, and we detect the causes of the diseases। हम ब्लड इसलिए टेस्ट करते हैं कि ब्लड में अगर किसी तरह की एबनॉर्मेलिटी आ जाए, सेल में कोई एबनॉर्मेलिटी आ जाए, या कुछ ऐसा ब्लड फ्लूइड में दिख जाए जिसकी वजह से हम आसानी से डायग्नोज कर सकते हैं डिसीज को। डायग्नोज मतलब रोग निदान करना, रोग को निदान कर सकते हैं, डायग्नोज कर सकते हैं। तो इसलिए ब्लड टेस्ट दिया जाता है। अब यहाँ पे ब्लड टेस्ट का क्या काम होगा? तो ब्लड टेस्ट का सबसे पहला काम होता है
कैंसर में टू डिटेक्ट WBC सेल काउंट, सबसे पहला काम होता है कि WBC सेल का काउंट करें ताकि WBC का कॉन्सेंट्रेशन हमें पता लग जाए कि उस एबनॉर्मलिटी है या नहीं है। दूसरा हम ब्लड टेस्ट इसलिए करते हैं कि ब्लड टेस्ट द्वारा हमें बाकी चीज़ें पता लगती है, जैसे ब्लड में कुछ एबनॉर्मलिटी आ जाए, एबनॉर्मलिटी, ठीक है। तीसरा एनी न्यू काइंड ऑफ सेल आई डिटेक्ट, ये करने के लिए मतलब एग्जाम्पल कैंसर और ट्यूमर डिटेक्टिंग प्रोटीन फाउंड इन ब्लड। पहले मैंने क्या कहा था कि हम ब्लड टेस्ट किस लिए कर रहे हैं, तो हम ब्लड टेस्ट कर रहे हैं WBC काउंट करने के लिए। हमें WBC के बारे में पता लग जाएगा, जिससे हमें पता लगेगा कि ब्लड कैंसर है या नहीं है। दूसरा, ब्लड में किसी तरह की एबनॉर्मलिटी दिखना चालू हो जाएंगी, उससे हमें पता लग जाएगा कि कौन से सेल की क्वांटिटी कम है, कौन से सेल की ज़्यादा है, सेल का शेप स्ट्रक्चर कैसा है। अगर वो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है तो ठीक है, अगर उसमें कुछ चेंजेस, कुछ एबनॉर्मलिटी आती है तो इसका मतलब हमें कुछ तो भी हुआ है। तीसरा, एनी न्यू काइंड ऑफ सेल डिटेक्ट, मतलब क्या होता है कि अगर कैंसर सेल या कैंसर ट्यूमर आते हैं ब्लड में तो उसकी वजह से क्या होता है, एक न्यू प्रोटीन फाउंड हो जाता है ब्लड में, नया प्रोटीन तैयार हो जाता है, और वो नया प्रोटीन अगर ब्लड टेस्ट में आ जाए तो इसका हमें पता लग जाता है कि हमें कैंसर हुआ है या कैंसर सेल डिटेक्ट हुए हैं। क्योंकि अगर कैंसर सेल ग्रोथ होते हैं ब्लड में तो नए टाइप ऑफ एंटीबॉडीज टाइप ऑफ प्रोटीन ब्लड में आ जाते हैं, जिसकी हम टेस्ट कर सकते हैं। तो ये पहली टेस्ट होगी बच्चों, जो हमें पता लगता है कि ब्लड में कुछ तो भी एबनॉर्मलिटी है। अब हम सेकंड टाइप ऑफ टेस्ट में चले जाते हैं। सेकंड टाइप ऑफ टेस्ट में मैं यहाँ पे दे रहा हूँ बायोप्सी गन टू कलेक्ट थिन सेक्शन ऑफ ट्यूमर। बायोप्सी जो टेस्ट होती है, ये टेस्ट का इस्तेमाल थिन सेक्शन ऑफ ट्यूमर करने के लिए होता है। मतलब जिस जगह ट्यूमर हमें पता है करके उस ट्यूमर में ये बायोप्सी गन इंसर्ट की जाती है। तो ये गन मतलब एक तरह की लॉन्ग ट्यूब होती है जो उस ट्यूमर के एरिया में इंसर्ट की जाती है, और साथ में ये बायोप्सी गन के साथ एक बायोप्सी नीडल भी होती है, वो भी उतनी ही लॉन्ग होती है। वो लॉन्ग नीडल बायोप्सी गन के सपोर्ट से उस ट्यूमर तक भेजी जाती है, और ट्यूमर में जाने के बाद वो नीडल के द्वारा एक थिन सेक्शन ऑफ ट्यूमर कट करके उसे कलेक्ट किया जाता है। थिन सेक्शन ऑफ ट्यूमर कट करके उसे कलेक्ट किया जाता है, और फिर वो कलेक्ट किया ट्यूमर का थिन सेक्शन उसे लैब में टेस्ट करने के लिए भेजा जाता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि वो पेशेंट को कैंसर है या ट्यूमर है, तो किस टाइप का ट्यूमर है, किस टाइप का कैंसर है। तो क्या होता है बायोप्सी गन में, बायोप्सी गन में ये होता है कि हम बायोप्सी गन, एक गन होती है, साथ में एक निडल होती है, गन की सपोर्ट से, एक लॉन्ग ट्यूब की सपोर्ट से उस ट्यूमर तक हम एंट्री करते हैं, और फिर निडल अंदर डाल के निडल के सपोर्ट से हम थिन सेक्शन लेते हैं, और वो थिन सेक्शन फिर हम क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं और एग्जामिन के लिए लैब में भेजते हैं। लैब में पता लगता है फिर वो ट्यूमर किस टाइप का है। तो ये हो गई बायोप्सी टेस्ट, ठीक है, ये हो गया। तो ये किस लिए होता है, सॉलिड कलेक्शन के लिए। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सॉलिड कलेक्शन के लिए, ठीक है, सॉलिड मटेरियल कलेक्शन के लिए इसकी टेस्ट का इस्तेमाल होता है। अब नेक्स्ट टाइप का हमारे पास जो FNAC, इसका लॉन्ग फॉर्म है फाइन नीडल एस्पायरेशन साइटोलॉजी। दिस इज used to collect fluid from tumor।
ठीक है। FNAC फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी, दिस टेक्निक इज यूज टू इंसर्ट अ फाइन नीडल इन द ट्यूमर। जनरली ये सर्वाइकल कॉलम या वर्टिब्रल कॉलम में जो होते हैं कैंसर, उसके लिए जनरली इसका इस्तेमाल होता है। ये नीडल जो फाइन नीडल होती है विच इज इंसर्ट इनसाइड द ट्यूमर, और वहाँ के से इस नीडल के द्वारा फ्लूइड, ट्यूमर फ्लूइड कलेक्ट किया जाता है, और वो ट्यूमर फ्लूइड यूज किया जाता है लैब में डिटेक्शन के लिए, कैंसर डिटेक्शन के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है। FNAC फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी, इसमें हम क्या कर रहे हैं, एक फाइन नीडल का इस्तेमाल कर रहे हैं जो ट्यूमर में भेजी जाती है, और वहाँ से हम क्या कर रहे हैं, फ्लूइड कलेक्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम लोग, फ्लूइड कलेक्ट कर रहे हैं। वो फ्लूइड हमें क्या करना है, लैब में एग्जामिनेशन के लिए भेजना है, जिससे हमें कैंसर डिटेक्शन हो जाए। तो फोर्थ टेस्ट वो है पैप स्मीयर, वो है पैप स्मीयर। ये पैप स्मीयर के लिए मैंने रेड मार्क से अंडरलाइन किया है। तो हमारे पास जो मैंने अंडरलाइन किया रेड मार्क से, वो हमारे टेस्ट है। ठीक है, तो सेकंड नंबर की जो पैप स्मीयर है, फोर्थ नंबर की जो पैप स्मीयर है, ये पैप स्मीयर क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जनरली क्या होता है, हम फ्लूइड कलेक्ट करते हैं ट्यूमर से। जब हमने ट्यूमर से फ्लूइड कलेक्ट किया तो फ्लूइड ज़्यादा देर तक वो लिक्विड फॉर्म में नहीं रह सकता, वो ड्राई हो जाएगा। और अगर हमें किसी जगह उसे भेजना है लैब में टेस्ट के लिए, और लैब अगर यहाँ से ज़्यादा दूर है, तो उतने देर तक वो फ्लूइड रह नहीं पाएंगा और हम टेस्ट अच्छे नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए क्या किया जाता है, ऐसा जो फ्लूइड हम कलेक्ट कर रहे हैं, उस फ्लूइड को उसी जगह जहाँ पे कलेक्ट किया हुआ है, उसी जगह उसको ड्राई करके उसकी एक ड्राई फिल्म स्लाइड पे बनाई जाती है। वो ड्राई फिल्म अगर स्लाइड पे बन गई और उसको वॉश करके उसको अल्कोहल से धोने के बाद उसमें अदर टिश्यूज, अदर मटेरियल होते हैं वो निकल जाते हैं, और जो हमें काम के जो सेल या टिश्यू होते हैं वो उस फिल्म में रह जाते हैं। उसको फिर स्टेन किया जाता है, और स्टेन करके उसको ड्राई किया जाता है, और ड्राई करके फिर उसके बाद उसको लैब में टेस्ट के लिए भेजा जाता है, या लैब में नहीं होता होगा उसी जगह होता होगा तो उसी जगह उसको टेस्ट किया जाता है और उसको लॉन्ग टर्म के लिए स्टोर किया जाता है। मैं फिर से बता रहा हूँ, अब ये कैसे बनाते हैं मैं आपको बता देता हूँ। क्या करते हैं जनरली, एक ऐसी स्लाइड लेते हैं। क्या करते हैं जनरली, एक ऐसी स्लाइड लेते हैं। इस स्लाइड पे जो कलेक्ट किया फ्लूइड होता है उसको यहाँ पे रखते हैं। ठीक है, अब ये जो फ्लूइड है वो ट्यूमर से निकाला हुआ लिक्विड है। क्या है, ट्यूमर से निकाला हुआ लिक्विड है। अब ये ट्यूमर से निकाला हुआ लिक्विड हमने यहाँ पे रख दिए एक ड्रॉप। अब दूसरी स्लाइड लेंगे, सेम साइज डायमीटर की दूसरी स्लाइड लेंगे। ठीक है, ये स्लाइड हम इसके ऊपर ऐसे रखेंगे, ऐसे रखेंगे एंगल में, कौन से 45 के एंगल में ऐसे रखेंगे, और इसको क्या करेंगे, वो फ्लूइड के साथ उस फ्लूइड को पूरा ऐसे फैला देंगे, जिससे क्या हो जाएगा, ये फ्लूइड वहाँ पे पूरी तरह से फिल्म की तरह से फैल जाएगा। क्या हो जाएगा, अगर मैं ऐसे स्लाइड लेता हूँ और वहाँ पे एक ड्रॉप रखा है यहाँ पे, और मैंने यहाँ पे स्लाइड रखी और स्लाइड को मैंने यू करके ऐसे पुश किया, तो वो फ्लूइड क्या हो जाएगा, फिल्म की तरह पूरे स्लाइड पे फैल जाएगा और उसकी एक फिल्म बन जाएगी। अब मैं इसको ड्राई करूँगा, ये ड्राई हो गई, फिर उसको वॉश करूँगा। वॉश होने के बाद एक्स्ट्रा डर्बिस जो होते हैं वो निकल जाएंगे। फिर एक काम करेंगे, उस पर अल्कोहल डालेंगे, उसको सूखने देंगे, फिर उसको वॉश कर लेंगे। अब मुझे जो चीज़ चाहिए वही चीज़ वहाँ पे है, बाकी डर्बिस निकल गए, और इस तरह से क्या हो गया, एक ड्राई स्लाइड बन गई। उसी स्लाइड का नाम है पैप स्मीयर। हमने क्या किया है, फ्लूइड का यहाँ पे एक फिल्म बनाए, उस फिल्म को क्या कहते हैं, स्मीयर, और पूरा नाम फ्लूइड ट्यूमर फ्लूइड है इसलिए उसका पूरा नाम है पैप स्मीयर। जब हम ब्लड का भी ऐसे कोई स्मीयर बनाते हैं तो उसको ब्लड स्मीयर कहते हैं। अगर ब्लड का हम ऐसे स्मीयर बनाते हैं तो उसे ब्लड स्मीयर कहते हैं, और यहाँ पे हम बना रहे हैं फ्लूइड का, ट्यूमर फ्लूइड का, इसलिए उसका नाम है पैप स्मीयर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया बच्चों। दिस इज द ड्राई फिल्म फॉर और प्रिपेयर ऑन द स्लाइड विच प्रोटेक्ट फ्रॉम other environmental condition to detect the cancer. Okay, so this is another our pap smear test. This is another our test. मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, क्या लिख देता हूँ, ड्राइड
फिल्म फॉर्म ऑन स्लाइड बाय ट्यूमर फ्लूइड। ओके, ये हो गया हमारा पैप स्मीयर। अब हमने कितने टेस्ट देखे? यहाँ पे हमने देखे अभी 4 टेस्ट। पहला ब्लड टेस्ट हो गया हमारा, दूसरा हो गया बायोप्सी गन नीडल का टेस्ट हो गई, तीसरी हो गई फाइन नीडल एस्पर्शन साइटोलॉजी टेस्ट हो गई, और चौथी हो गई हमारी पैप स्मीयर। अब इसके बाद हम नेक्स्ट जाते हैं, नेक्स्ट टेस्ट देखते हैं। तब नेक्स्ट टेस्ट में क्या क्या होता है? नेक्स्ट टेस्ट में हमारे हम लेते हैं 6 नंबर का एक्सरे MRI वगैरह, ठीक है, और CT स्कैन। तो ये 3 टेस्ट हो सकते हैं हमारे यहाँ पे, एक्सरे, MRI और CT स्कैन, ठीक है। अब ये तीनों टेस्ट के बारे में आप सभी को पता है। एक्सरे में क्या करते हैं हम लोग? रेज का इस्तेमाल करते हैं, और कोई सॉलिड मटेरियल या कोई ग्रुप ऑफ सेल अगर फॉर्म होता है तो एक्सरे की वजह से आसानी से डिटेक्ट हो जाता है। MRI मैग्नेटिक रेजोनेंस टेक्निक, इसमें क्या करते हैं? मैग्नेटिक फील्ड तैयार करते हैं बॉडी के आजू बाजू में। अगर ऐसी मशीन हम बनाई है, एक मशीन बनाई होती है जिसको ऐसा गोल होता है व्हील, और उसके बीच में एक स्लाइड होती है जिस स्लाइड पे पेशेंट सोया होता है, और इसमें क्या करते हैं? गोल जो व्हील है वो गोल व्हील को करंट सप्लाई किया जाता है, और उसमें मैग्नेट होते हैं, और गोल सब करने के बाद, करंट सप्लाई करने के बाद वो मैग्नेटिक तरंगे तैयार हो जाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म हो जाती है उस एरिया में, और उसके जरिए हम क्या करते हैं? बॉडी के हर पार्ट को, हर ऑर्गन को टेस्ट करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, और जिससे हमें डिटेक्ट हो जाता है कि उसमें कुछ तो भी एबनॉर्मलिटी, कैंसर जैसी एबनॉर्मलिटी आई है, वो हमें पता लग जाता है। तो MRI मतलब मैग्नेटिक रेजोनेंस टेक्नोलॉजी, जिसमें हम क्या कर रहे हैं? मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल करके बॉडी के ऑर्गन को टेस्ट कर रहे हैं। और नेक्स्ट है हमारा CT स्कैन। CT स्कैन में भी सेम थिंग होती है, लेकिन इसमें क्या होता है? जो ब्रेन से रिलेटेड एबनॉर्मलिटीज है वो CT स्कैन में पता लग जाता है, ठीक है। तो ये 3 टेस्ट हमारे नेक्स्ट टेस्ट में आते हैं। उसके बाद हम देखते हैं मॉडर्न टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट टेस्ट हमारी 7 नंबर की है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी। अब ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी में हमें क्या देखना है? तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी में क्या करते हैं? अगर कैंसर डिटेक्शन टेस्ट करनी है, कैंसर की टेस्ट करनी है, तो उसके लिए किसी तरह के कोई चीज़ों का इस्तेमाल होता है। जैसे नंबर 1 पे है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़, ठीक है, इसका इस्तेमाल करते हैं। जनरली क्या होता है? अगर कोई एबनॉर्मल सेल आता है या एबनॉर्मल सेल होता है बॉडी में, तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी क्या करते हैं? उसे डिटेक्ट करती है, और उसकी वजह से वो स्टिमुलेट हो जाती है। अगर हमारे बॉडी में कैंसर सेल है और बढ़ रहे हैं, तो क्या किया जाता है? मोनोक्लोनल एंटीबॉडी की क्वांटिटी भी बढ़ती है। अगर ये टेस्ट में ज़्यादा क्वांटिटी मिल गई, इसका मतलब हमारे बॉडी में कैंसर सेल का डिटेक्शन हो गया है, ये उसके जरिए हमें पता लग सकता है, ठीक है। और इसमें हम नंबर 2 भी देख सकते हैं, इसमें है डिफेक्ट जीन्स। इसमें हम नेक्स्ट टेस्ट में क्या कर सकते हैं कि अगर हमारे बॉडी में किसी तरह का कोई डिफेक्टिव जीन्स या म्यूटेशन ऑफ जीन्स आता है जिसकी वजह से कैंसर प्रोड्यूस हुआ है, तो अगर हमें ऐसा डिफेक्ट जीन्स या म्यूटेशनल जीन्स का अगर पता लग गया तो जिसकी वजह से हम कैंसर को भी डिटेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अभी कर सकते हैं कैंसर डिटेक्शन के लिए, कैंसर टेस्ट के लिए। पहला मैंने कहा था मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, जिसमें एंटीबॉडीज़ का इस्तेमाल करेंगे, और दूसरा मैंने कहा था डिफेक्टिव जीन्स के म्यूटेशनल जीन्स का हम टेस्ट करेंगे, डिटेक्ट करेंगे, जिसकी वजह से हमें ये सब चीज़ें पता लग जाएंगी और कैंसर है करके पता लग जाएगा। तो यहाँ तक हमने क्या देखे हैं? कैंसर का टेस्ट देखी है। इसके बाद हम कंटिन्यू में देखते हैं, क्या देखते हैं कंटिन्यू में? इसके बाद हम कंटिन्यू में देखेंगे ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, ठीक है बच्चों। यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैंसर का हम लोग जो पढ़ रहे हैं उसमें कैंसर होने की वजह अपने को पता लग गई है, साथ में हम लोग कैंसर का डिटेक्शन कैसे कर सकते हैं ये हमें यहाँ पे पता लगता है। तो हमने अभी तक कितने देखे? 7।
क्या देखे है, टेस्ट देखे, क्या के लिए, डिटेक्शन ऑफ कैंसर के लिए। तो पहली टेस्ट हमने देखी थी ब्लड टेस्ट, ठीक है। दूसरी हमने देखी बायोप्सी गन टेस्ट, बायोप्सी नीडल टेस्ट। इसका इस्तेमाल हम क्या कर रहे हैं, फाइन सेक्शन ऑफ ट्यूमर कलेक्ट करने के लिए कर रहे हैं। उसके बाद हमने नेक्स्ट टेस्ट देखी थी 3rd नंबर की FNAC, फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी। इसका इस्तेमाल कर रहे हैं हम फ्लूइड कलेक्ट करने के लिए, ट्यूमर का फ्लूइड कलेक्ट करने के लिए। उसके बाद हमने देखी थी पैप स्मीयर टेस्ट। इसमें हम क्या कर रहे हैं, जो फ्लूइड हमारे पास होता है, कलेक्ट होता है ट्यूमर से, उस फ्लूइड को हम क्या करेंगे, ड्राई फिल्म बनाएंगे स्लाइड के ऊपर, और इसका इस्तेमाल हम क्या करेंगे, टेस्ट के लिए करेंगे। उसके बाद हमने नेक्स्ट देखा था एक्सरे, MRI, CT स्कैन। तो ये तो आप लोगों को सभी को पता है, एक्सरे, MRI, CT स्कैन किस लिए होता है, तो डिटेक्ट द डिसीजेस और डायग्नोज द डिसीजेस, डिसीज को डायग्नोज करने के लिए होते हैं। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो भी ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है, वो है मॉडर्न टेक्नोलॉजी, जिसमें हम क्या करेंगे, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का इस्तेमाल करेंगे, जिससे हम कैंसर को डिटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम डिफेक्टिव जीन्स और म्यूटेशनल जीन्स का भी हम डिटेक्ट करेंगे, जिसकी वजह से हमें कैंसर के बारे में पता लग जाएगा। अब नेक्स्ट है हमारा ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। अब ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में हम क्या पढ़ेंगे कि हम ट्रीटमेंट कैसे कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया था, लेकिन इसमें मैं 1 बाय 1 बता देता हूँ। पहला है हम रेडिएशन थेरापी, पहला पॉइंट है हमारा रेडिएशन थेरापी। रेडिएशन थेरापी में हम क्या कर रहे हैं कि कैंसर सेल, कैंसर ट्यूमर अगर हमारे बॉडी में डिटेक्ट हो रहा है, तो उसकी ट्रीटमेंट करने के लिए हम रेडिएशन का इस्तेमाल करेंगे। अब इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं, तो पहला इस्तेमाल कर सकते हैं हम अल्ट्रावायलेट रेज का। ये एक होता है जिसकी वजह से हम सेल को डेड कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। दूसरा हम इसमें क्या करेंगे, आयोडीन का इस्तेमाल करेंगे, आयोडीन का, कोबाल्ट का। ये आयनाइजेशन फॉर्म में होने वाले जो होते हैं, आयनिक आयनाइजेशन फॉर्म में होने वाले जो होते हैं, इनका इस्तेमाल करके हम रेडिएशन प्रोड्यूस करते हैं, और रेडिएशन इनका इस्तेमाल करते हैं हम सेल को डिस्ट्रॉय करने से। तो आयोडीन रेडिएशन भी आता है और कोबाल्ट रेडिएशन भी आता है। तो ये आयोनिक आयनाइजेशन प्रोसेस के जरिए हम आयोडीन कोबाल्ट का क्या करेंगे, रेडिएशन फॉर्म करेंगे, और रेडिएशन के जरिए हम क्या करेंगे, कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय करेंगे। तो ये होगी हमारी रेडिएशन थेरापी। उसके बाद है हमारी कौन सी थेरापी है, कीमोथेरापी। कीमोथेरापी मतलब बाय यूजिंग ड्रग्स, बाय यूजिंग ड्रग्स, ठीक है। कीमोथेरापी में हम क्या कर रहे हैं, ड्रग का इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो ड्रग हम पेशेंट को दे रहे हैं, और वो ड्रग पेशेंट को देने के बाद पेशेंट की ट्रीटमेंट हो रही है ड्रग के द्वारा। इसमें सबसे ज़्यादा फेमस ड्रग्स जो होते हैं वो है विनक्रिस्टिन और विनब्लास्टिन। इसमें सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली जो ड्रग है वो है विनक्रिस्टिन एंड विनब्लास्टिन, ठीक है। ये विनब्लास्टिन और विनक्रिस्टिन नाम के जो ड्रग होते हैं, ये जनरली ड्रग्स से फ्रॉम विनका प्लांट ऑफ लीव्स with isolation process, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख दिया विनका प्लांट, सदाफूली का झाड़। विनका प्लांट मतलब सदाफूली का झाड़, सदाफूली का पेड़। उस सदाफूली के पेड़ के जो पत्ते होते हैं, वो पत्तों में ये 2 ड्रग पाए जाते हैं, विनक्रिस्टिन एंड विनब्लास्टिन। और ये जो ल्यूज होते हैं विनका प्लांट के, इनके साथ प्रोसेस करके, आइसोलेटेड प्रोसेस करके, उस ल्यूब में से, उस पत्तों में से ये 2 ड्रग को आइसोलेट करके, अलग करके, उसके अलग अलग फॉर्म में उसको बनाया जाता है, और फिर उसका इस्तेमाल मेडिसिन करके, एज ए ड्रग करके कीमोथेरापी में किया जाता है। तो विनका प्लांट, सदाफूली का पेड़, उसका इस्तेमाल के पत्तों का इस्तेमाल किया जाता है, और वहाँ से ये ड्रग क्या किया जाता है, आइसोलेट किए जाते हैं। तो विनका प्लांट के पत्तों में क्या होता है, कैंसर की ट्रीटमेंट करने वाले ड्रग कौन से, विनक्रिस्टिन एंड विनब्लास्टिन। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सर्जरी। अब सर्जरी में क्या होता है, अगर कोई बिनाइन ट्यूमर है कहीं पे भी, अगर कहीं पे भी बिनाइन ट्यूमर है,
तो सर्जरी करके उस ट्यूमर को निकाल देंगे और पेशेंट रिकवर हो जाएगा। कल मैंने आपको एक कहानी बताई थी एक लड़के की जिसका पैर काटा था क्योंकि उसको बोन कैंसर हुआ था। अब बोन कैंसर होने की वजह से क्या किए थे, उसके पैर को काट दिए थे। काट दिए मतलब क्या कर दिए, सर्जरी कर दिए। सर्जरी करके उसके पैर को अलग कर दिए, उस पार्ट को अलग कर दिए जिस पार्ट में क्या था, कैंसर था। और फिर बोला गया कि इसके बॉडी में भी कहीं पे भी कैंसर नहीं है, ये ठीक है। लेकिन कुछ दिनों के बाद फिर से कैंसर आया था, वो मैटर अलग है, लेकिन हम सर्जरी के द्वारा भी इसको कर सकते हैं। और सबसे बढ़िया इसका इफेक्ट कहाँ मिलता है, ब्रेन ट्यूमर में और ब्रेस्ट कैंसर में इसका सबसे बड़ा इफेक्ट मिलता है सर्जरी का। तो सर्जरी द्वारा भी हम कैंसर की ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इम्यूनोथेरापी। इसमें हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसका अभी क्या हो रहा है, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है कैंसर ट्रीटमेंट के लिए। अब इसमें क्या होता है, इसमें दो चीज़ें होती है। एक होता है हम क्या करेंगे, रिटेंशन, मतलब उसको इंक्रीज करेंगे, बढ़ाएंगे। और दूसरा क्या होता है, उसको डिक्रीज करेंगे, सप्रेस करेंगे या फिर सप्रेस करेंगे। ठीक है, इसमें दो चीज़ें होती है। अब कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ। इम्यूनोथेरापी का इस्तेमाल हम कर रहे हैं, इम्यूनोथेरापी का इस्तेमाल हम करेंगे कैंसर डिटेक्शन के लिए, कैंसर ट्रीटमेंट के लिए। अब इसमें मैंने क्या कहा था, इंक्रीज करेंगे। अब मैंने आपको एक बार बताया था कि इंटरफेरॉन नाम का एक प्रोटीन फॉर्म होता है, इंटरफेरॉन नाम का एक प्रोटीन फॉर्म होता है हमारे बॉडी में। जब कोई फॉरेन मटेरियल अटैक करता है या फिर कोई एंटीजन का बॉडी कंसिडर करके उसे एंटीजन हमारे बॉडी में आता है, तब वो जब हमारे नॉर्मल सेल पे एक्ट करता है, वो जब हमारे नॉर्मल सेल पे एक्ट करता है तो हमारे नॉर्मल सेल उससे फाइट करते वक्त इंटरफेरॉन नाम का एक प्रोटीन फॉर्म करता है। और इंटरफेरॉन नाम का प्रोटीन क्या करता है, अदर सेल को, अदर नॉर्मल सेल को स्टिमुलेट करना और उसे उसके खिलाफ लड़ने के लिए प्रोत्साहित करने का काम करता है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बॉडी में इंटरफेरॉन नाम का पदार्थ, प्रोटीन बॉडी में इंसर्ट कर रहे हैं। अब ये बॉडी में जाने के बाद क्या करेगा, हमारे इम्यून सेल को स्टिमुलेट करेगा, एक्टिवेट करेगा कैंसर सेल को अटैक करने के लिए। तो हमने क्या करे, इम्यून सिस्टम को रिटेंशन किए या इंक्रीज किए, हमने क्या किए, उसको इम्यून सिस्टम को इंक्रीज किए, उसकी एक्टिविटी बढ़ाए। कैसे, इंटरफेरॉन नाम का प्रोटीन बॉडी में इंसर्ट करके डाल के। ठीक है, अब दूसरा नेक्स्ट टाइप पे हमारा डिक्रीज। हम क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, ऐसी कोई एक्टिविटी हो गई है कि हमारा इम्यून सिस्टम बढ़ गया है और उसने क्या कर दिया है, कैंसर सेल प्रोड्यूस करना चालू कर दिया है। तो हम क्या करेंगे, उस इम्यून सिस्टम को कम कर देंगे जिससे कैंसर सेल बढ़ना बंद हो जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कुछ ऐसे ड्रग का इस्तेमाल करेंगे जिसमें नंबर 1 पे आएगा स्टेरॉइड्स और साइक्लोस्पोरिन। इन ड्रग का इस्तेमाल करेंगे हम लोग, और ये ड्रग का इस्तेमाल करके हम क्या करेंगे, इम्यून सिस्टम का स्टिमुलेशन इफेक्ट जो है उसको रिड्यूस करेंगे, कम करेंगे, डिक्रीज करेंगे, सप्रेस करेंगे, जिसकी वजह से उसकी एक्टिविटी क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी और हमारे पेशेंट का ट्रीटमेंट शुरू हो जाएंगी। तो हम इम्यूनोथेरेपी में दो चीज़ें कर रहे हैं, इम्यून सिस्टम की एक्टिविटी बढ़ा रहे एक, और दूसरा क्या करें, इम्यून सिस्टम की एक्टिविटी कम कर रहे हैं। बढ़ाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, इंटरफेरॉन जैसे प्रोटीन हम क्या कर रहे हैं, बॉडी में इंसर्ट कर रहे हैं और वो प्रोटीन बॉडी में जाके क्या कर रहे हैं, इम्यून सिस्टम को रिस्पांस को बढ़ा रहे हैं। दूसरा हम क्या डिक्रीज करने के लिए क्या कर रहे हैं, हम ऐसे स्टेरॉइड और साइक्लोस्पोरिन नाम के ड्रग्स दे रहे हैं। वो ड्रग क्या कर रहे हैं, इम्यून सिस्टम को डिप्रेस कर रहे हैं, उसकी एक्टिविटी को कम कर रहे हैं, जिससे हम कैंसर की ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ अपना क्या हो रहा है, कैंसर खत्म हो रहा है। हमने यहाँ पे दो ही पॉइंट देखे हैं, एक तो डिटेक्शन टेस्ट ऑफ कैंसर और दूसरा ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। ठीक है बच्चों, डिटेक्शन टेस्ट ऑफ कैंसर एंड ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, ये दो चीज़ें हमने यहाँ पे देखी है, आप नोट डाउन कर लीजिए।